गुड मॉर्निंग क्लास। इन द वेरी लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड दिस चैप्टर सॉल्यूशंस और उसमें हमने देखा था कि कंसंट्रेशंस हमें कैसे कैसे निकालनी है अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए ना। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास बाय मास परसेंटेज एंड ऑल ऑफ दैट वी डील्ड अबाउट। उसी से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, इनके सॉल्यूशंस भी आपके, इनके आंसर्स आपको साइड में दिए हुए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कंसेप्चुअली। अगर आप इन्हें कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कंसंट्रेशन का। अब आप कंसंट्रेशन से आगे बढ़ने के लिए तैयार, ठीक है, जो कि आज हम देखेंगे भी करेंगे भी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इन्हें सॉल्व करें। अगर आपको लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे, इनका सोल्यूशन भी आपको कराएंगे। चले आज हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। चलो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अलग अलग सॉल्यूशंस बना के देखेंगे, उनका इफेक्ट पढ़ेंगे, किस किस तरीके से वो सॉल्यूशंस को हम अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को बदल के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन वगैरह या सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट पे फर्क पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स को डिसॉल्व करना लिक्विड के अंदर। अच्छा ये बात बहुत ज़रूरी है, हम जितने भी सॉल्यूशंस कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में, मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से अलग अलग फेजेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जितने भी सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे वो सबके सब लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यानी कि हमारा सॉल्वेंट क्या होने वाला है, हर केस में लिक्विड होने वाला है। तो हम सबसे पहले लिक्विड्स को डिसॉल्व करेंगे, सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड के अंदर। तो सॉलिड इन लिक्विड। सी अगर आप किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को मिलाना शुरू करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो होता क्या है, आपका जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे आपके लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसेस होता कैसे, आप कहेंगे कि ये इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इस तरीके से वो डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। चलें ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है और अभी तक हमने ये पढ़ा ही है हमने, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या सभी सॉलिड्स को हम सभी लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। हमें ये पता है कि जैसा लिक्विड हमारे पास होगा वैसा ही सॉलिड हम उसके अंदर डिसॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया है पोलर लिक्विड, अगर हम क्या ले लेते हैं, अगर हम पोलर लिक्विड लें तो कैसा सॉलिड इसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगा, आयनिक या पोलर। आयनिक या पोलर को आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर हम पानी में ले लेते हैं, नमक हमने मिलाया, क्या मिलाया, हमने मिलाया NaCl। तो वाटर में अगर हम NaCl मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी हमारा क्या हो गया, पोलर लिक्विड हो गया, और NaCl क्या होता है, हमारा आयनिक सॉल्ट होता है। चलो तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन मिलकर तैयार हो गया। अब इसमें हम सबसे ज्यादा जो बात करेंगे वो करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब आप समझते ही क्या हो, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो गिवन टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है, वो क्या होती है उसकी सॉल्युबिलिटी, या द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट यू कैन डिसॉल्व इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है ना। जितना भी मैक्सिमम एक टेम्परेचर पे तुम मिला सकते हो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी को हम जनरली लेते हैं कि 100 ग्राम वाटर में या 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर फिक्स टेम्परेचर पे आप कितना सॉल्यूट मिला सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे आपको लगता है कि डिपेंड करती होगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पर। पहला तो अभी हमने देखा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और दूसरा किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर। इन 2 फैक्टर्स के ऊपर इन सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो बात करते हैं। चलो सॉल्युबिलिटी को एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल के अंदर। सॉल्युबिलिटी, अगर मान लीजिए हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो किसी का भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो आप, NaCl लेट कर लो, ये पूरी फिक्स नहीं है वैल्यू, लेकिन लेट जस्ट सपोज कि हम कितना ले सकते हैं उसको, मान लो 150 ग्राम ऑफ NaCl आप डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। अगर आपने 150 ग्राम से कम पानी में, 150 ग्राम से कम नमक अभी पानी में डाला है, तो इसका मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पर आप अभी और ज्यादा सॉल्यूट उसके अंदर ऐड
कर सकते हो ना। यानी कि ऐसा जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर अभी भी और सॉल्यूट को एक्सेप्ट करने की या डिसॉल्व करने की टेंडेंसी है। लेकिन अगर आप सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, दैट गिव्स अस द नेक्स्ट टर्म ऑफ आवर सॉल्यूशन एंड दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो इसी को एक्सप्लेन करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते क्या है। तो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस जिनके अंदर अब और भी ज्यादा सॉल्यूट ऐड करने की टेंडेंसी नहीं है या गुंजाइश बाकी नहीं है। सैचुरेशन इटसेल्फ डिनोट्स द सिचुएशन वेयर मैक्सिमम सॉल्यूट हैज बीन एडेड टू द सॉल्वेंट। आपने जितना मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते थे उतना कर दिया है, तो इस टाइम पर आपका जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर। इससे पहले की सिचुएशन क्या होगी? अगर 150 से कम लिया है आपने, 150 ग्राम से आपने नमक कम लिया है, तो सिचुएशन क्या होगी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर आपने 150 ग्राम ही लिया। अब मान लो आपने 150 ग्राम से भी ज्यादा ले लिया, आपने उसके अंदर 160 ग्राम ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको पता है कि जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना तो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, बचा हुआ क्या होगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसी असेंबली को, ये आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बना देती हूँ, ये देखो, ऐसी असेंबली को क्या हम सॉल्यूशन बोलेंगे? जितना ऊपर हो सकता था डिसॉल्व उतना तो सॉल्यूट ऊपर हो गया, बाकी का नीचे सेटल डाउन हो गया। क्या ऐसी असेंबली को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो हमने बोला था कि क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या इस असेंबली को हम सॉल्ट कंसिडर करें, सॉल्यूशन कंसिडर करें? द आंसर इज यस, इट्स स्टिल अ सॉल्यूशन। व्हाई इज इट स्टिल अ सॉल्यूशन? मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है सॉल्यूशन? क्योंकि जितना सॉल्ट इसके अंदर गया है, पानी के अंदर गया है, वो तो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, राइट। हमने क्या बोला कि जब दो कंपोनेंट्स को आप मिलाएंगे तो वो क्या होने चाहिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो जितना सॉल्यूशन यहाँ पर बना है, जितना पोर्शन में दोनों मिक्स हो रहे हैं, उतने पोर्शन में तो दोनों होमोजीनियसली मिक्स हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा? ये सॉल्यूशन होगा। नीचे जो ये जो बड़ा बचा हुआ है, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं ना, ये तो मिक्स हुआ ही नहीं ना, राइट। तो इसीलिए सस्पेंशन नहीं है, ये क्या है? आपका सॉल्यूशन ही है, बट दिस सॉल्यूशन वुड बी नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्यूट आपने कितना ऐड किया है। चलिए, ये देखने के बाद अब हम कंसिडर करेंगे कि फैक्टर्स जो इसके हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है उनको। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो आपको पता है कि लाइट डिसॉल्व्स लाइट, तो अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है तो सॉल्यूट भी आपको पोलर चाहिए। सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर है तो आपको सॉल्यूट भी नॉन पोलर ही चाहिए होगा, अदरवाइज वो आपस में डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी अगर मैं कहूँ, बताएं बेंजीन है आपके पास, ठीक है। बेंजीन आपको पता है क्या होता है? नॉन पोलर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसको आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? आप कहेंगे सॉल्युबल हो ही नहीं सकता ना, सॉल्यूशन बना ही नहीं सकता। तो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, तो ये फैक्टर्स काम में आएंगे। तो सॉल्यूशन ही नहीं बन रहा है तो हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं? सॉल्युबिलिटी को नहीं कर सकते, सॉल्युबल ही नहीं। इधर देखें, और क्या ले सकते हैं आप इसके अंदर? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मान लो जैसे आपके पास दो कंपाउंड्स हैं, आपके पास एक NaCl है और दूसरा आपके पास जैसे कोई और ये NaCl आपके पास है और दूसरा आप ले लें एसिटिक एसिड आपके पास प्रेजेंट है। NaCl आपको पता है आयनिक होता है और ये आपको पता है नेचर में कोवेलेंट है लेकिन पोलर है। तो अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि ये पूरा डिसोशिएट होता है। हालांकि ये क्या होता है? वीकली डिसोशिएटेड होता है, पूरा डिसोशिएट नहीं होता वाटर के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस पर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे आने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ सॉल्यूशन बनते कैसे हैं। ये क्या हो रहा है कि दो पार्टिकल्स आपस में सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला तो वो कहाँ गायब हो गया, ऐसा क्या हुआ? तो उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी तक तो
तो आपको यही पता था कि अगर उसकी इंटरस्टिशियल साइड खाली होती है लिक्विड की, तो सॉल्यूट क्या करता है, उन इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। इधर देखें, अगर ऐसा है, आप कह रहे हो कि आपके पास NaCl मान लो और आपके पास वाटर है, और ये क्या कर रहा है, पानी के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइड्स है उनको जाके ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि इस तरीके से बात हो रही है। ये आपका NaCl है छोटा सा, और ये पानी के मॉलिक्यूल्स आप कह रहे हो ऐसे प्रेजेंट है, तो इनकी बीच की साइड जाके ऑक्यूपाई कर ली, यानी कि इसने क्या किया, इस तरीके से पानी से सराउंड हो गया, घिर गया। तो यानी कि पानी ने इसे स्टेबलाइज किया, पानी और इसके बीच में अट्रैक्शन हुई होगी कुछ ना कुछ। अगर पानी और इसके बीच में अट्रैक्शन हुई, दैट मीन्स पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। और आपको पता है जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब भी कहीं पर भी बॉन्ड बनती है, तो हमेशा और हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज। हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। तो यानी कि जब भी हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे, तो क्या हमेशा एनर्जी रिलीज होगी? क्या ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा? क्या ऐसा होता है कि जब भी आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो तो ये हमेशा और हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे, और मैं कहूँ 99% जितने भी सॉल्यूट्स हैं, जब आप उनको पानी में डालते हैं तो बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन ऐसे सॉल्यूट्स भी हमारे पास प्रेजेंट है जिनको जब हम उनके सॉल्वेंट में मिलाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हमें मिलती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल भी है। और ये हुआ क्यों? हम बोल रहे हैं कि जब भी कोई एक सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट से घिरेगा, स्टेबलाइज होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक। एंडो क्यों? एंडो होने का मतलब तो उसको एनर्जी चाहिए। उसको एनर्जी क्यों चाहिए? उसको एनर्जी क्यों चाहिए? बॉन्ड बनानी है ना उसने, तो एनर्जी तो हमें तब चाहिए होती है जब हमें बॉन्ड तोड़नी होती है, राइट? तो एग्जैक्टली इसका मतलब हमारे पास दो चीजें, इसको ध्यान से सुनना अभी कि सॉल्यूशन बनते कैसे हैं। देखो, सॉल्यूशन ऐसे बनते हैं। सॉलिड कंसीडर किया ना हमने अपना सॉलिड, तो कैसे बनेंगे? देखो, आपने लिया कोई भी एक सॉलिड, हम पोलर की बात करेंगे या आयनिक की बात करेंगे, क्योंकि हम वाटर ले रहे हैं हमारा सॉलिड। ये भी आपने लिया सॉलिड, ठीक है? कभी भी कोई भी सॉलिड पानी में डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? ये सॉलिड तो अपने आप में स्टेबल है ना। आप NaCl की बात कर रहे हो, NaCl किसी के साथ भी रिएक्शन क्यों करेगा, हाइड्रोलाइज क्यों होगा? ये तो अपने आप में स्टेबल है। इसको क्या पड़ी है पानी के साथ बॉन्ड बनाने की या पार्शियल अट्रैक्शन शो करने की? कोई जरूरत नहीं है ना इसे। तो ये तो स्टेबल है अपनी स्टेट में। आपको पता है इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर पानी में डिजोल्व कैसे होता है? तो देखिए, दो स्टेप होते हैं किसी भी रिएक्शन इस प्रोसेस के। सबसे पहले आपका जो सॉलिड है A एंड B, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटेगा। A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, राइट? तो पहले आपका जो आयनिक कंपाउंड था वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर टूटा, और इस टूटने के लिए उसे क्या चाहिए? A और B के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना इस प्रोसेस के लिए। A और B के बीच में जो बॉन्ड थी इसको तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? वो एनर्जी किसके बराबर होगी? इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट? या मैं कहूँ इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी, लेकिन लेटेस्ट एंथैल्पी में तो गैसियस स्टेट में जाते हैं ना ये। तो हम ले लेते हैं कि किसके बराबर है? इसकी एंथैल्पी है डेल्टा H1। अब ये जो आयंस बने, अब ये अनस्टेबल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन्होंने एक्वायर कर ली, एक दूसरे के अट्रैक्शन से दूर चले गए हैं, तो अब ये क्या हो गए? अनस्टेबल। तो अब पानी का रोल आएगा यहाँ पे, अब सॉल्वेंट आएगा यहाँ पर, और सॉल्वेंट क्या करेगा? इन्हें सॉल्युबलाइज करेगा। कैसे सॉल्युबलाइज करेगा? A पॉजिटिव को H2O का O डेल्टा नेगेटिव स्टेबलाइज करेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन पानी के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? इसे सॉल्युबलाइज कर देंगे, और क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। अदरवाइज तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा मिलकर ये भी बना लेंगे। सॉलिड ही रहना चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए। तो मिलता क्यों है? क्योंकि इस A पॉजिटिव को पानी के ऑक्सीजन ने चारों तरफ से सराउंड करके स्टेबलाइज किया, बिल्कुल वैसे कि B नेगेटिव को पानी की H पॉजिटिव ने चारों तरफ से सराउंड करके स्टेबलाइज किया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से मिशेल जैसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, और आपका कोई भी सॉल्यूट पानी में जाके डिसोशिएट हो जाता है। अब मुझे बताओ ये प्रोसेस कौन सा है? हाइड्रेशन है ऑब्वियसली। आपके आयंस को क्या कर रहे हैं? पानी सॉल्युबलाइज कर रहे हैं चारों तरफ से, यानी कि स्टेबलाइज कर रहे हैं, और इस स्टेबलाइजेशन में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी।
क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। आपको पता है ये हमेशा बॉन्ड बन रही है तो एंथैल्पी रिलीज होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा साइन। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड टूट रही थी, बॉन्ड टूटने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। अब इन दो स्टेप पे डिपेंड करता है कि आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। यानी कि जब आप सॉल्यूट को पानी में मिलाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी चाहिए होगी, तो ये दो एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी से, तो यानी कि नेट एनर्जी रिलीज होती है। प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो कि ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स में होता है। आपको पता है आयंस इजीली पानी में डालते ही डिसोशिएट हो जाते हैं, लेकिन उनको साइज छोटा होने की वजह से पानी जल्दी से जल्दी घेर लेता है और इसीलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो जितनी एनर्जी चाहिए थी बॉन्ड टूटने के लिए, देखो यहाँ से जो एनर्जी निकली ना, हाइड्रेशन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन हो गया, वो जो एनर्जी निकली वो दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे आयनिक कंपाउंड की बॉन्ड को तोड़ने की काम आएगी, लेकिन इतनी तो उसको चाहिए ही नहीं। तो जो बची हुई हाइड्रेशन एंथैल्पी थी वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी और ये प्रोसेस क्या बन जाएगा, एक्सोथर्मिक डाइल्यूशन, सॉरी डिसोल्यूशन, डाइल्यूशन नहीं डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े आयंस हैं, उसको पानी को घेरने में टाइम लग रहा है, तो इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलेगी नहीं। तो अगर आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और आपकी डेल्टा H1 ज्यादा है, यानी कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है एनर्जी की और एनर्जी रिलीज कम हो रही है, यानी कि आपको नेट प्रोसेस में क्या चाहिए होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। नेट प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंड दिस डिसोल्यूशन विल बी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। ये तो पढ़ने की बातें होंगी, चलो ठीक है। अब इसका क्या किया हमने, आपको बता दिया भाई दो चीजों को मिलाओगे ना तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा वो सराउंडिंग में से। तो आपको लग रहा है ठीक है, अपने न्यूमेरिकल्स में जाके इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन एक्चुअली इसका एप्लीकेशन है डेली लाइफ में बहुत ही अच्छा और जबरदस्त एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। छोटी सी चीज है कि आपने दो कंपोनेंट्स मिलाए और दो कंपोनेंट्स के मिलने से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग में से, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है डेली लाइफ में। आप, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, स्पोर्ट्स इंजरी वगैरह में या नॉर्मली भी अगर हम आपको देखा हो हमें क्विक फिक्स चाहिए होता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, तो इंस्टेंट कूलिंग पैक्स आते हैं, राइट। आपने देखा होगा एक बैग होता है उसमें कुछ लिक्विड जैसा सा होता है, उसको आपको थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ता है, जैसे आप उसको स्क्वीज करते हो तो वो बहुत ठंडा हो जाता है एकदम से। तो जहां पर भी आपको पेन है या इंजरी आप उसको रखेंगे तो आपको रिलीव मिलेगा वो। तो इंस्टेंट कूलिंग पैक्स जो होते हैं उनके अंदर ये काम करता है। कैसे काम करता है, क्या होता है उस पैक के अंदर, कुछ भी नहीं होता है। एक बड़ा पैकेट होता है, बड़े पैकेट के अंदर आपका सॉल्ट होता है। कौन सा सॉल्ट हो गया, वही जिसको डेल्टा H1 ज्यादा होगा और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, यानी कि नेट एनर्जी उसको चाहिए होगी। बीच में एक छोटे से बैग के अंदर लिक्विड होता है H2O, वाटर होता है, और ये जो सॉल्ट होता है जनरली या तो आप अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, या फिर यूरिया भी ले सकते हैं, ठीक है, यूरिया भी हो सकता है। ये सब के सब ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको पानी में मिलाने पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है। तो जैसे ही आप इस बैग को थोड़ा सा भी डिस्टॉर्ट करते हो, थोड़ा सा भी आप इसको डैमेज करते हो, तो ये वाला जो प्लास्टिक बैग होता है अंदर का, बहुत ही पतली फिल्म होती है इसकी, तो पानी निकल के बाहर आ जाता है। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है जैसे ही डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा, इसको क्या चाहिए होगी, एनर्जी। तो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट आपको देगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कूलिंग पैक्स। आपको अगर इंजरी, जैसे मैंने बोला स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत हेल्पफुल है, या बेवरेजेस को आपको कूल करके रखना है, कोई ड्रिंक्स है आपकी उनको आप चाहते हैं कि वो ठंडी रहें, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिसोल्यूशन हमेशा याद रखना, किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिलना जरूरी नहीं है कि हमेशा एंडोथर्मिक ही एक्सोथर्मिक ही हो, वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, जैसे कि अभी आपने ये एग्जांपल देखा है। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर टेम्परेचर की। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी भी क्या इफेक्ट होगा। अभी तक क्योंकि हमने मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ही पढ़े, तो आपने यही पढ़ा है, आपने कहा था कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी सॉल्वेंट के अंदर, राइट। ये तो देखा था ना हमने, पानी नहीं मिल रही है, पानी में चीनी नहीं मिल रही है आपसे, ठीक है।
तो पानी में चीनी अगर मिल नहीं रही है, घुलना डिजॉल्व होना बंद हो गई है, तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा हीट करते हो, वो चीनी उसके अंदर घुलना शुरू हो जाती है, उसके अंदर डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो क्यों डिजॉल्व होना शुरू होती है? क्योंकि वो डिजोल्यूशन जो था वो एक एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन था। समझ आया आपको क्या हो रहा है? चीनी क्यों नहीं उसके अंदर मिल रही है? क्योंकि अब क्या हो गया है कि चीनी टूटना बंद हो गई है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, या आप कह सकते हो कि लिक्विड के बीच में जितनी भी स्पेस थी वो ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे वाले सॉल्यूशंस को आपको हीट देनी पड़ेगी। देखो जो भी एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन करते हैं, शो करते हैं सॉल्यूशंस, वो क्या करते हैं, अगर वो कब स्टेबल होंगे, जब उनमें से एनर्जी निकलेगी। तो जितनी एनर्जी आप उनमें से निकालोगे, डिसोल्यूशन का प्रोसेस उतना ही क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आप यहाँ पर लगाओ तो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन शो करने वाले सॉल्यूशंस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें एनर्जी कम करनी है। वो सॉल्यूशन स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी कम होगी, इसीलिए तो उसने एनर्जी बाहर निकाल दी थी। अब आप क्या कर रहे हो, उसको और एनर्जी दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, तो फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। लेकिन अगर आप सेम काम कर रहे हैं एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन शो करने वाले सॉल्यूशंस के लिए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली है जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं। मुझे बताओ क्या प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपने मान लो किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल दिया और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसके अंदर सॉल्युबल हो जाए, तो आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दो। मुझे बताओ क्या ऐसा करने से कोई फायदा होगा? क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी? क्या डिसोल्यूशन का प्रोसेस बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दो कंपोनेंट सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं, राइट। सॉलिड तो है ही इनकम्प्रेसिबल और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया भी इस असेंबली के ऊपर, तो इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, राइट। तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करती है। पहला कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, राइट। दोनों अगर ज्यादा से ज्यादा लाइकली होंगे अपने बिहेवियर में, दोनों ही ज्यादा आयनिक है, दोनों ही ज्यादा पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर दोनों का ही मान लो एक सॉल्वेंट आपका बहुत ज्यादा पोलर है, सॉल्यूट बहुत कम पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा फैक्टर हमने देखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होता है तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इसके लिए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर आप एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये उसके लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सॉल्युबिलिटी वुड इंक्रीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिस्टम ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसके नोट्स अपने तरीके से बना लेंगे जैसे भी आपको ठीक लगेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। इसके ऊपर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है नहीं ऐसा, लेकिन समझना जरूरी था, आपको पता होना चाहिए था। तो आज के लिए इस क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एंड टिल देन यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज 3 क्वेश्चन। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन आपको मैंने लिख के दिए थे कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड, वो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके सॉल्यूशंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच। क्लास, गुड मॉर्निंग। इन द वेरी लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि अगर हम सॉलिड को डिसॉल्व करें लिक्विड में तो क्या होगा, ये हमने देखा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि अगर आप गैसेस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड्स के अंदर तो क्या होगा। तो हमारा सॉल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, लिक्विड। तो देखो आप क्या करोगे, आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि आप गैसेस को उसके सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना शुरू कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो होगा क्या कि कुछ जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन होगा
अट्रैक्शन होगा टुवर्ड सॉल्वेंट, तो वो जाके क्या करने लगेंगे, उनके अंदर डिजॉल्व होने लगेंगे। तो आपने ये कंटेनर लिया था, इसके अंदर आपका लिक्विड प्रेजेंट था, ऊपर से आपने गैस एक्सपोज करा दी, तो लाइट डिजॉल्व्स लाइट, तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगे, तो ये इसको क्या करेगा, अपने अंदर धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आएंगे तो ये प्रोसेस क्या हो गया, डिसोल्यूशन। ऊपर से नीचे जाने का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, डिसोल्यूशन। लेकिन वहीं पर साइमल्टेनियसली क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ एस्केप कर सकते हैं वापस से, क्योंकि आपको पता है गैसेस की तो टेंडेंसी होती है डिफ्यूज होने की। तो जैसे ही थोड़ी सी भी उनको एनर्जी मिलेगी वो वापस से क्या करेंगे, गैसेस स्टेट में जाना पसंद करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। तो जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं गैस एंड लिक्विड की, तो ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आप ऊपर से गैस डालना शुरू करोगे, नीचे जाएगी, डिसॉल्व होते 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 कंसेंट्रेशन इसकी सोल्यूशन में बढ़ने लगेगी। लेकिन साइमल्टेनियसली ये वाली जो गैस सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हुई है वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस से वेपराइज होने लगेगी गैस स्टेट के अंदर। ठीक है, और जब ये दोनों ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी कि जितने पार्टिकल्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और जितने पार्टिकल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। मैंने इक्विलिब्रियम में आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से इसे पढ़ा है। आई एम नॉट सेइंग कि कंसंट्रेशन गैस की और लिक्विड की बराबर हो जाए, नहीं, जो पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो बराबर हो जाएंगे अमाउंट में, तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, राइट। और जब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे तो हमें एक स्टेबल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गैसेस आपकी क्या करती है, डिसॉल्व होती है सॉल्वेंट के अंदर। 3 फैक्टर्स है जिसके ऊपर इसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर सकती है। सबसे पहला जो कॉमन रहेगा दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ गैसेस हैं आपके पास, जैसे हाइड्रोजन है, वी हैव नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, हीलियम, दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। वहीं पर क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये पोलर नहीं होती है नेचर में। देखो सभी के सभी क्या है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, राइट। ये नोबल गैस है तो क्या होगी, पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल होगी, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शंस नहीं हो पाएंगी। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें अमोनिया, वहीं पर आप बात करें किसकी, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये भी पोलर है और वाटर भी आपको पता है क्या होता है, पोलर होता है नेचर में। दैट इज हाउ यू गेट अमोनिया, राइट। HCl तो गैस होती है, आप जो लैब में एसिड यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, हम HCl गैस को ही तो डिसॉल्व करते हैं ना वाटर के अंदर, तो हमें HCl एसिड मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो गैसेस होती है उनका सॉल्युबिलिटी नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सॉल्यूट ले रहे हैं और कौन सा सॉल्वेंट उसमें मिक्स कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। क्या होगा वो, टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी उनकी सॉल्युबिलिटी। कैसे डिपेंड करेगी, आपको पता है गैसेस की टेंडेंसी, मैंने अभी बोला, एस्केप आउट करने की है, राइट। उसको बांध के रखा हुआ है अट्रैक्शन ने, मॉलिक्यूल ने, पानी के मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्ट करके उन गैसेस को अपने अंदर बाउंड करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, वो जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर वुड बी यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो नई बॉन्ड बनी थी, जो अट्रैक्शन हुई थी, उसको तोड़ने में काम आएगा ये इंक्रीज्ड टेम्परेचर। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, गैसेस की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसको डिटेल में भी आगे एग्जांपल लेके भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वैसे ही देख लें, आपको एक कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ठीक है, उसको रेफ्रिजरेट करके ही आप रखते हैं। मान लीजिए कभी आपने, ठीक है, रेफ्रिजरेशन से निकाल लिया, अपनी ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी जो भी कोल्ड ड्रिंक है वो थोड़ी सी गर्म हो गई, लाइक उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो जब भी आपने ऐसी कोल्ड ड्रिंक को पीकर देखा होगा जो अभी कोल्ड नहीं रह गया, दैट इज नॉट कोल्ड एनी मोर, तो आप क्या देखते हैं उसके अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ मीठे का टेस्ट आता है, राइट। कार्बोनेटेड नहीं रहती वो इतनी ज़्यादा, उसमें ना एफरवेसेंसेस होते हैं ना बबल्स होते हैं, गैस का अमाउंट उसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत ही कम। तो इसीलिए टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस में क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट पैरामीटर इज गोइंग टू बी प्रेशर।
प्रेशर का क्या करेंगे? प्रेशर हमने लास्ट क्लास में देखा कि अगर आपके पास सॉलिड और लिक्विड था तो सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर हम लोगों ने प्रेशर का पैरामीटर नहीं कंसिडर किया, क्योंकि हमने बोला कि सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल है ही और लिक्विड्स भी क्या होते हैं, दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। तो प्रेशर का इन दोनों ही कंपोनेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो गैसेस आपके पास हैं, गैसेस आपको पता है कि दे आर कंप्रेसिबल, दे आर एक्चुअली हाईली कंप्रेसिबल। तो प्रेशर का गैसेस के ऊपर जरूर फर्क पड़ने वाला है। और कैसे फर्क पड़ेगा इसको देखें। आपने लिया ये अपना सॉल्वेंट, ठीक है, इसके ऊपर आपने गैस डाल दी, गैस के पार्टिकल्स डाले आपने इसके ऊपर, इस तरीके से गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, आपने ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेंगे, ये पहले से हो रहा था डिसोल्यूशन, कुछ पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे थे, नीचे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, ये वाटर था, अब जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो और भी ज्यादा किसकी तरफ कंप्रेस होने लगेंगे, सॉल्वेंट की तरफ। यानी कि ज्यादा से ज्यादा गैसेस के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने उन्हें क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया। ठीक है, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गैस लिक्विड के अंदर और भी ज्यादा सॉल्युबल होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि इसको आप लिख लेना कि कैसे कैसे नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक बार आप नोट्स आपको साथ साथ खुद ही बनाने, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे, फिर हम प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो तो प्रेशर को अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी में क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसी को डिटेल में स्टडी किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हेनरी, तो उसी ने हमें डिटेल स्टडी करके एक लॉ भी बना के दिया। एंड व्हाट वाज दैट, उसने बोला कि जैसे जैसे ये आपके पास सिस्टम था, ऊपर से प्रेशर लगाना आपने शुरू कर दिया, ठीक है, तो हेनरी ने बोला, उसने बहुत सारी गैसेस के लिए स्टडी की थी सिस्टमैटिक, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी गैस का जो मास है ना सॉल्यूशन में, गैस का मास सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा आप ऊपर से क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, देखो ऊपर से जो आप प्रेशर सप्लाई कर रहे हो उस पानी को, तो पानी के ऊपर तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वो तो नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल कौन है, गैस। तो जितना प्रेशर आपने एक्सर्ट किया उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, उसको कौन यूटिलाइज कर रहा होगा, गैस के पार्टिकल्स। तो जितना प्रेशर आप ऊपर से इंक्रीज कर रहे हैं, जितना प्रेशर आप ऊपर से एक्सर्ट कर रहे हैं, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, गैसेस के अंदर जा रहा है। तो गैस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। गैस का प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम कम हो गई, कॉलिजन्स बहुत हो गए। कॉलिजन हो गए तो वो पानी की सरफेस से जाके टकराएगा बार बार, और जितना ज्यादा वो सॉल्वेंट की सरफेस से टकराएगा उतना ज्यादा क्या होने लगेगा, डिसोल्यूशन। तो यही बात हेनरी ने बोली, लेकिन उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन is directly proportional to the pressure of gas, और इसको बाद में उसने मॉडिफाई कर दिया, मास की जगह पे उसने क्या रखा, मास की जगह पे उसने रख दिया मोल फ्रैक्शन। क्या रखा उसने, मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू हिम मोल फ्रैक्शन देखो, मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, जितना ज्यादा गैस का मास होगा सॉल्यूशन के अंदर, गैस सॉल्यूशन के अंदर जा चुकी है, यानी कि गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ जा चुकी है। तो दो कंपोनेंट्स हो गए आपके सॉल्यूशन के अंदर, एक तो गैस और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। तो उसने कहा जितना ज्यादा गैस होगा मास का, या हम कहें जितनी ज्यादा गैस की मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर गैस की मोल फ्रैक्शन वो निकालना ज्यादा आसान है ना। आपको पता है अमाउंट को अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील करते हैं तो इजी है, तो मास को बदल के नंबर ऑफ मोल्स में करते हैं। तो उसने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, in solution is directly proportional to the pressure of gas. ठीक है, right? That means mole fraction of gas is directly proportional to pressure, and this proportionality constant was removed. This proportionality sign was removed by a proportionality constant, that was Henry's constant.
अब देखो कांस्टेंट तो किसी भी साइड पर भी आ सकता है, मोल फ्रैक्शन की तरफ भी आ सकता है और प्रेशर की तरफ पर भी आ सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करें, आपको जो डील करना है दैट वुड बी, वो हमेशा ज्यादातर यही रहेगा KH xi। तो एनसीईआरटी या सीबीएसई इसी के ऊपर है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। बट द थिंग इज कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं किस वाली साइड पर आना है। देखो दोनों साइड पर एक एक ही टर्म है, ठीक है, बीच में प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा हुआ है, इसको अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पर भी। आपको कैसे पता चलेगा कि किस साइड पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना है। दिस इज व्हाट हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू अलग होती है गैस के लिए, हर गैस के लिए अलग होती है। तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी गैस। गैस चेंज होगी तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब मुझे बताओ कैसे डिसाइड करोगे कि KH xi के साथ लगाओगे, मोल फ्रैक्शन के साथ लगाओगे या प्रेशर के साथ लगाओगे, बताओ। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी यूनिट्स। यूनिट ही बताएगी आपको मोल फ्रैक्शन की, हेनरीज कांस्टेंट की, कि वो मोल फ्रैक्शन के साथ में इंट्रोड्यूस होगा या पार्शियल प्रेशर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको KH की यूनिट्स दे रखी हो, KH की यूनिट्स दे रखी है आपको एटमॉस्फेयर इनवर्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक तरफ मोल फ्रैक्शन आई एम सॉरी, एक तरफ मोल फ्रैक्शन है, एक तरफ प्रेशर है। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है बताओ, यूनिट लेस हो जाएगी। प्रेशर की यूनिट किस में होती है, बार में होती है, एटमॉस्फेयर में भी, एटमॉस्फेयर ले लो। आपको क्या करना है, इन दोनों को किसी भी तरीके से इक्वल करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद KH। KH को अगर आप xi के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, आपको कि आपने देखा भी नहीं कि हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या दे रखी है, बस आंखें बंद करके एनसीईआरटी में फॉर्मूला यही है तो हम यही लगाएंगे। तो xi इज इक्वल टू KH P लगा दिया आपने, ठीक है, या P इज इक्वल टू xi इंटू KH लगा दिया आपने। तो देखो भी क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू xi इंटू KH हो जाएगा। xi की यूनिट क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है, KH की यूनिट एटमॉस्फेयर इनवर्स इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर। साइन हुआ क्या, दोनों की यूनिट सेम हुई क्या, इक्वल टू का साइन बीच में आ रहा है और इधर आ रहा है एटमॉस्फेयर इनवर्स और इधर आ रहा है एटमॉस्फेयर। ये तो नहीं हुआ इक्वल। इक्वल कब होगा, इधर यूनिट लेस है, इधर मल्टीप्लाई करके देखना जरा, एटमॉस्फेयर इंटू एटमॉस्फेयर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस। तो यहाँ पर भी यूनिट लेस क्वांटिटी, यहाँ पर भी यूनिट लेस क्वांटिटी, यानी कि अगर आपको हेनरीज कांस्टेंट एटमॉस्फेयर या प्रेशर इनवर्स के टर्म्स में दिया हो, हेनरीज कांस्टेंट अगर आपको प्रेशर इनवर्स की यूनिट्स में दिया है तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होगा xi इज इक्वल टू KH इंटू P। अदरवाइज अगर आपको KH की यूनिट्स जो हैं वो गिवन है एटमॉस्फेयर या प्रेशर की यूनिट में, बार, एटमॉस्फेयर, लीटर, एटमॉस्फेयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको गिवन है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, xi इंटू KH इज इक्वल टू P। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप ध्यान रखेंगे थोड़ी सी चीजों के ऊपर, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट देखकर आपको डिसाइड करना है कि हेनरीज कांस्टेंट किस वाली साइड पर मल्टीप्लाई होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये हेनरीज कांस्टेंट था। हेनरीज कांस्टेंट की अगर स्टेटमेंट देखोगे तो क्या हो जाएगी, हेनरीज कांस्टेंट स्टेटेड, दिस लॉ स्टेटेड दैट द मोल फ्रैक्शन of a gas in solution is directly proportional to the partial pressure of the gas. Right? समझ में आया सभी को? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। आप एनसीईआरटी खोलें, इंटेक्स क्वेश्चंस देखें, उसके अंदर आपको नजर आएगा। इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, इसे देखें, इसको कंसिडर करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, वो देख लो। यहाँ पे देखो हेनरीज कांस्टेंट, इधर देखो, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है ना, मैंने बोला यही आपके लिए आएगा। तो एनसीईआरटी में तो सीबीएसई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीधा सीधा ये यूज करना है। एनीवे यहाँ देखो, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू xi। xi क्या है, अमाउंट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन।
जितनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हो सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। मोल फ्रैक्शन का मतलब ज़्यादा होने का क्या है, सेम। तो मोल फ्रैक्शन और कुछ भी नहीं, सॉल्युबिलिटी का ही पैरामीटर है। यानी कि मोल फ्रैक्शन अगर आप यहाँ से देखोगे तो pH अपॉन P अपॉन KH, दैट मीन्स xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। xi इज नथिंग बट योर सॉल्युबिलिटी, यानी कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस। अगर आपको किन्हीं भी दो गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट गिवन हो और आपसे पूछा जाए बताएं कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी, तो आप बता सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। आपको अभी पता चल गया है दैट सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट। तो अगर आपको बोल दिया जाए दो गैस हैं A एंड B, इनके लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर इनवर्स, और इसके लिए 10⁻³ एटमॉस्फेयर इनवर्स। ज्यादा किसके लिए है KH की वैल्यू, -3 या -2? ऑब्वियसली -2। तो इसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या होगा, लेस सॉल्युबल। गैस A विल बी लेस सॉल्युबल और गैस B क्या हो जाएगी आपकी, मोर सॉल्युबल। ये क्या होगी, मोर सॉल्युबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल टर्म से आपने कंसेप्ट डेवलप किया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक मैं से रब कर रही हूँ, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी टॉपिक के नीचे गिवन है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट क्या है। ये न्यूमेरिकल कह रहा है आपको कि एक H2S गैस है, टॉक्सिक गैस होती है, एनालिसिस में यूज करते हैं लैब के अंदर, हम पता है आपको, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है इसकी, और इसको आपने यूज किया है 0.195 मोलर सॉल्यूशन आपको गिवन है। इट सेज दैट इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज इतना, solubility of H2S in water and STP is 0.195 मोलर। सॉल्युबिलिटी दे रखी है आपको, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। आपसे क्या पूछा, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू पूछी हुई है, तो कैसे करोगे, KH पूछा है आपसे। हमें पता है हेनरीज के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रिक्शन। यही पढ़ा है आपने। प्रेशर चाहिए आपको और मोल फ्रिक्शन चाहिए अगर आपको हेनरीज कांस्टेंट निकालना है। तो प्रेशर देखो STP की बात हो रही है, तो STP पे तो आपको प्रेशर पता ही कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो प्रेशर आपको गिवन है। अब आपको क्या चाहिए, मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन ना देकर के उसने आपको क्या दिया, मोलारिटी। तो मोलारिटी का मतलब क्या होता है, 0.195 मोलर। तो आप इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, that 0.195 mole of H2S are dissolved in 1 kilogram of water। यानी कि यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए सॉल्यूट के और सॉल्वेंट का मास मिल गया। तो आप सॉल्वेंट के भी क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना जरा H2O के, 1000 ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसको सॉल्व करेंगे 55.5, और इसके मोल्स तो हमें दे ही रखे हैं ना। H2S के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.195। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी H2S की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज 0.195 divided by 55.5 plus 0.195। You can neglect it from here, और आपके पास मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, ये। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हो ना यहाँ पर। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सी। आपको अगर नहीं गिवन है, उसने ऐसा कुछ बोला है कि आपको हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किसमें चाहिए, नहीं बोला है, तो आप प्रेशर को चाहो तो बार में ले लें, चाहे तो आप एटमॉस्फेयर में ले लें। तो एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। तो हेनरीज कांस्टेंट विल बी 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन, 1 अपॉन 0.195 डिवाइडेड बाय 55.5। सो KH आ जाएगा 55.5 डिवाइडेड बाय 0.195। यूनिट बताओ, यूनिट बताओ, यूनिट ये क्या था, एटमॉस्फेयर। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट की
वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी हेनरीज कांस्टेंट की। तो आई गेस सिंपल था ये न्यूमेरिकल, सबको समझ आ गया होगा। इसे एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक में सॉल्व कर लें। हेनरीज कांस्टेंट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हेनरीज कांस्टेंट की और ज़्यादा एप्लीकेशंस की बात करते हैं। हेनरीज कांस्टेंट की एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, डेली लाइफ से आप रिलेट कर सकते हो उसको। उससे पहले लिमिटेशंस देख लो हेनरीज कांस्टेंट की कि कहाँ कहाँ पर लिमिटेड था, कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि आपकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गैस की सॉल्वेंट के अंदर, दैट योर गैस शुड नॉट बी टू मच सॉल्युबल। क्यों? गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? क्योंकि देखो, अगर गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है सॉल्वेंट के अंदर तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगी, सारी की सारी सॉल्वेंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी। तो इसके ऊपर जब आपने प्रेशर एक्सर्ट किया तो उस प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा ये आप जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये पहले से ही क्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होने की वजह से प्रेशर आप कितना भी एक्सर्ट कर लो वो ऑलरेडी ज़्यादा सॉल्युबल हो चुके हैं, इससे ज़्यादा सॉल्युबल उसे क्या कर सकते, नहीं कर सकते। तो प्रेशर का इफेक्ट हम स्टडी नहीं कर पाएंगे ऐसे केस में। दूसरा, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ये वाला जो आपके पास स्टडी है ये स्टैंड नहीं कर पाएगी। क्यों स्टैंड नहीं कर पाएगी? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम कर दिया आपने, तो ये तो अपने आप ही क्या करने लगेंगे, लिक्विड स्टेट में जाने लगेंगे ना। गैसेस अपने आप ही टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो गैसेस अपने आप ही मूव होने लगेंगी टुवर्ड्स लिक्विड। तो आपको पता ही नहीं कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। तो बहुत कम टेम्परेचर पे भी हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि तब सॉल्युबिलिटी गैसेस की क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तीसरी बात, आपकी गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद, केमिकली रिएक्ट नहीं होनी चाहिए विद सॉल्वेंट, क्योंकि फिर सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट ही नहीं रहता। जैसे ही अगर दो स्पीशीज आपस में रिएक्ट हो रही है और आपने उन्हें मिलाया, ऑन द वेरी दैट मोमेंट दोनों ही आपस में रिएक्ट होकर क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, कंपाउंड बना लेगी नया। तो उसका सॉल्युबिलिटी, प्रेशर का इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं, राइट। प्रेशर का इफेक्ट तो तब पड़ेगा ना जब उसमें कुछ गुंजाइश रह गई होती है, कुछ कोई गुंजाइश उसमें बाकी नहीं है, जितना था उसने रिएक्ट करके सबका सब डिसॉल्व हो गया। चौथी बात, गैस जो है वो एसोसिएट या डिसोशिएट नहीं होनी चाहिए डिसोल्यूशन पर। गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोशिएट। अगर ऐसा होता है तो भी आप हेनरीज लॉ स्टडी नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में, क्योंकि गैस अगर एसोसिएट हो रही है, मान लो ऊपर दो पार्टिकल से नीचे जाके एक बन गया उनका, तो क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी उनकी, राइट। पहले दो पार्टिकल जा रहे थे सॉल्यूशन में, अब एक पार्टिकल जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे ही डिसोशिएट अगर हो रहा है तो ऊपर से गया एक पार्टिकल था, नीचे जाके उसके दो बन गए, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो अगर ये सारी कंडीशन है तो इन कंडीशंस में हेनरीज लॉ को समझना या स्टडी कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन स्टेट्स में हेनरीज लॉ स्टैंड नहीं कर पाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आते हैं इसकी एप्लीकेशन से, तो उनको देखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलता है हमें, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, शैम्पेन्स है, सोडा वाटर है, तो उसके अंदर क्या होता है, CO2 डिजॉल्व होती है। CO2 को डिजॉल्व अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने देखा किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी हमें बढ़ानी है तो क्या करें, प्रेशर इंक्रीज। तो यही किया जाता है, ठीक है, किया भी यही जाता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर टू इंक्रीज CO2 इन सॉल्यूशन, bottles are packed under high pressure, under high pressure। देखा है ना आपने, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है वो क्या होती है, हाईली प्रेशराइज्ड होती है। उन जैसे सिलेंडर्स को हम फिल करते हैं, तो सिलेंडर फिल होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उन्हें फिल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल होती है उनके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ उन्हें फिल किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर आप ऊपर से लगाएंगे सॉल्यूशन के अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स उतने ज़्यादा होंगे तो उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा इन्हांस होगा। एंड दैट्स द रीज़न जो मैंने आपको बोला था। अच्छा, जैसे ही आपने वो बॉटल खोली तो आपने ध्यान दिया होगा उसमें से एफरवेसेंसेस निकलते हैं, यानी कि आवाज़ आती है एक तरह की, और उसमें से बबल्स भी निकलते हैं। और वो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपने बॉटल को खोला, जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर उसके अंदर था वो रिलीज हो गया, राइट। तो जो प्रेशर था ऊपर की तरफ, जो एक्स्ट्रा प्रेशर से भरा गया था, उसको सादा तो नहीं हो पाएगा एक बार में इवॉल्व, लेकिन ऊपर से प्रेशर जब आपने खोला तो कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल गए, प्रेशर रिलीज हो गया, तो नीचे से जो CO2 थी वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू कर देती है। अभी तक तो देख बॉटल थी, तो बॉटल के अंदर क्या था, यहाँ पर CO2 के पार्टिकल्स थे गैसियस स्टेट में, तो नीचे के जो CO2 के पार्टिकल्स थे वो ऊपर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप इस बॉटल को खोल देंगे तो ये पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपको देखा होगा आपने, एफर्वेसेंसेस आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो वो किसका एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ का। तो हेनरी को आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, राइट। चलो, दूसरा इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है स्कूबा डाइविंग के अंदर। स्कूबा डाइविंग के अंदर कैसे, देखो स्कूबा डाइविंग में देखो होता क्या है, आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में वाटर में जाना पड़ता है। तो अब एक मुझे बात बताएं, जितना ज़्यादा आप समुद्र के अंदर जितना गहरा जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर वाटर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा आपके ऊपर पानी है, अभी हम खड़े हुए हैं, क्या हमारे ऊपर कोई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कोई प्रेशर लग रहा है हमारे ऊपर? आप कोई प्रेशर फील कर रहे हो? कर नहीं रहे, लेकिन लग रहा है आपके ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारे ऊपर लग ही रहा है ना, राइट। हमारे ऊपर जितने भी हवा में गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो सब हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो प्रॉपर काम करता है। लेकिन जब आप पानी के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर था वो तो था ही, अब पानी के अंदर जाने के बाद आपके ऊपर पानी का लेवल आपके ऊपर बढ़ चुका है, तो एक्स्ट्रा इतना प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। अभी जितना नीचे जाते जाएंगे आप पानी में, उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि आपको पता है वाटर के पार्टिकल्स हैवी होते हैं। तो जितना ज़्यादा हम नीचे की तरफ जाते हैं हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हो जाता है। तो पानी में जाने पर देखो होता क्या है, आपको पता है हमारे डाइविंग सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है नीचे जाके ऑक्सीजन लेने के लिए या ब्रीथ करने के लिए। तो ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके हम लोग पहुँच गए पानी के अंदर, पानी में चले गए, बहुत नीचे ज़्यादा जा रहे हैं हम लोग स्कूबा डाइविंग के लिए, तो हम नीचे जा रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है सिलेंडर से, कोई इशू नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होगा। एंड रिमेंबर हेनरी का लॉ कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस की सॉल्युबिलिटी हमारे अंदर उतनी ही बढ़ जाएगी। यानी कि जब आप पानी में जाके सांस लेते हैं तो क्या होगा, सिलेंडर से जितनी ऑक्सीजन जाएगी वो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम होती है जब आप वापस ऊपर आते हैं। जब आप वापस ऊपर की तरफ आ रहे हैं, कोई भी स्कूबा डाइवर ऊपर की तरफ आ रहा है तो प्रेशर बहुत बहुत जल्दी ड्रॉप होता है, ठीक है। आप ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो तो प्रेशर उतना ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। प्रेशर कम होगा तो जो गैस आपने इनहेल की थी उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम, गैस ब्लड से बाहर आने की कोशिश करेगी। और आपको पता है जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती, ये क्या होती है, ब्लड में कम सॉल्युबल होती है। तो क्या होगा, जब ये गैस जो आपने अभी अभी ली थी, रेस्पायर किया था, ब्लड में सॉल्युबल हो गई थी नीचे जाने पर, वापस ऊपर की तरफ आएंगे तो ये ब्लड से बाहर जाने की कोशिश करेगी, और उस कोशिश में कुछ एयर बबल्स वेसल्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, कुछ क्रैक भी हो सकते हैं। हवा के जो कुछ ट्रैप्स होते हैं, वो कुछ बबल्स होते हैं, वो ट्रैप हो जाएंगे कैपिलरीज के अंदर, जिसकी वजह से हमें दर्द होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो जो इंपल्सिव नर्व्स हैं उनके सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे और हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि वो बबल्स क्रैक हो जाएं कैपिलरी के अंदर, तो उससे बहुत पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है और उसको हम बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं। तो ये स्कूबा डाइवर्स को क्या करना पड़ता है, फेस करनी पड़ती है ये सिचुएशन, किसकी वजह से, ड्यू टू दैट फ्लक्चुएशन इन प्रेशर। नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गैसेस बहुत सॉल्युबल होगी ब्लड के अंदर, फिर ऊपर आ रहे हैं तो प्रेशर बहुत जल्दी डिक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया सॉल्युबिलिटी का ब्लड के अंदर, तो गैसेस बाहर आने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से बबल हो जाएंगे या एयर ट्रैप्स क्रिएट हो जाएंगे हमारी कैपिलरीज में, एंड दैट सिचुएशन इज रियली पेनफुल। तो उसको हमने क्या किया, उसका हमने एप्लीकेशन क्या निकाला, प्रेशर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, सॉल्युबिलिटी का कर सकते हैं, राइट। हमने क्या किया, प्रेशर तो हमारे ऊपर पानी जितना है उतना तो लग ही गई, तो हमने क्या किया, हमने सॉल्युबिलिटी के साथ प्ले किया एंड वी एडेड हीलियम टू दिस मिक्सचर।
हमने इसके अंदर 11.7% हीलियम ऐड कर दिया। तो देखो उसकी वजह से हुआ क्या, हीलियम जो होती है दैट इज इवन लेस सॉल्युबल इन ब्लड। ये ब्लड के अंदर और भी ज़्यादा कम सॉल्युबल होती है। तो अगर ये ब्लड में जितनी कम सॉल्युबल होगी उतनी कम जाएगी, तो ऊपर आते वक्त उतना ही क्या करेगी, कम रिलीज करनी पड़ेगी। एंड सेकंड बेनिफिट ऑफ एडिंग हीलियम इज दैट हीलियम का जो साइज होता है ना बहुत ही छोटा होता है। आपको पता है हीलियम का साइज छोटा है, तो ये कैपिलरीज में ना फंसती नहीं है, आसानी से क्रॉस कर जाती है कैपिलरीज को, तो बेंड्स की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। ऑक्सीजन के साथ तो ये आती ही नहीं थी वैसे, तो नाइट्रोजन का अमाउंट कम करके हमने हीलियम को बढ़ा दिया, तो बेंड्स की जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, क्योर हो गई। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको देखने को मिला हेनरीज लॉ का, दैट टू डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, दैट टू डिक्रीज दैट सिचुएशन, हमने क्या किया, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने के लिए हमने इसके अंदर ये हीलियम गैस जो थी वो डिसॉल्व कर दी। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। हायर ऑल्टीट्यूड्स पर क्या होता है, समुद्र में जाकर देखा, अभी बताओ मुझे पहाड़ों पर जाओगे तो क्या होता है, प्रेशर के साथ, जब आप पहाड़ पे जाते हो तो प्रेशर आपके ऊपर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जब आप पहाड़ पे जाते हो तो क्या लगता है आपको, प्रेशर इंक्रीज होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हाँ प्रेशर इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि हमें चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, हम बहुत जल्दी वी बिकम ब्रेथलेस, वी बिकम आउट ऑफ ब्रेथ, और एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है हमारी, चलने में भी मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़रूर हमारे ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्लास में बच्चे यही बोलते हैं। बट एक छोटी सी बात मुझे बताओ, ये ग्राउंड लेवल है तुम्हारा और ये कोई माउंटेन है, ठीक है, तुम यहाँ पहले खड़े हुए थे, ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, तुम्हारे ऊपर इतनी एटमॉस्फेरिक एयर थी और इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर प्रेशर लग रहा था। अब तुम यहाँ खड़े हुए हो और तुम्हारे ऊपर इतना एटमॉस्फेयर है, तो ऑब्वियसली गैस का अमाउंट कम हो गया ना तुम्हारे ऊपर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम। तो हायर एल्टीट्यूड्स पर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब तुम कहोगे कि फिर हमें सांस आने लेने में दिक्कत क्यों होने लगती है, हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों ड्रेन करनी पड़ती है, दैट्स द रीजन, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया ना। देखो अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, यानी कि आप एक बार में जितनी यहाँ पर रेस्पायर करने पर ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं उतनी ज़्यादा आपको हायर एल्टीट्यूड्स पर नहीं मिल पाती। तो बॉडी में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपको भी पता है एनर्जी नहीं क्रिएट होगी, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर यू फील लाइक आउट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई आपको नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो इसको कवर अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो जो हाई एल्टीट्यूड्स पर क्लाइंब करते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं जिनको बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पर जाना पड़ता है, दे यूज सिलेंडर्स टू क्योर दैट सिचुएशन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, ये 10th क्लास में भी आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आई गेस 9th क्लास में, कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है दैट फील मोर कंफर्टेबल इन विंटर रादर देन इन समर। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि आपको पता है समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी पानी में उतनी ही कम होगी, तो ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है विंटर्स में, समर्स में। लेकिन विंटर्स में टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, रेस्पायर करने के लिए एक्वेटिक लाइफ को एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, गैसेस इन सोल्यूशन हमें इतना ही पढ़ना है, गैस की हमने देख लिया जितना भी हमें देखा था। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपको पता लगाना है एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन हेनरी कांस्टेंट के हैं या हेनरीज लॉ के हैं। आई नो कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कौन सा होमवर्क है, लेकिन यही होमवर्क है। आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ये नहीं आती कि आपको फॉर्मूला लगाना नहीं आता, आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आपको पता नहीं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि आपको नहीं जानते कि ये कंसेप्ट जो है ये हेनरीज कांस्टेंट का है, कि ये राउल्स लॉ का है, कि ये डॉल्टन्स लॉ का है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के बाद आपके पास बहुत, अभी मैंने जो न्यूमेरिकल कराया H2S वाला, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सभी बच्चों ने खुद से भी कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता था हेनरी कांस्टेंट समझाया है, ऑब्वियसली उसमें हेनरी लॉ ही लगेगा, कुछ और तो लग ही नहीं सकता, तो कोई माइंड में और ऑप्शन ही नहीं था ना, एक ही ऑप्शन था, उसको जाया लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं होता, एग्जाम में हमारे पास मेन प्रॉब्लम ही यही होती है, ये पहचानना कि गिवन न्यूमेरिकल हेनरी लॉ का है, भाई राउल्स लॉ का है, या डॉल्टन्स लॉ का है, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी, तो इसीलिए इसको समझना। हेनरी लॉ बात करता है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, किसकी बात करता है,
गैस को आपने पानी में मिलाया है। तो जब भी किसी गैस को पानी में मिलाया जाएगा, न्यूमेरिकल में अगर आपको गिवन हो कि आपने इतना अमाउंट ऑफ गैस वाज डिसॉल्व्ड इन इतना सॉल्यूशन, तो बताइए क्या उसका नया प्रेशर होगा, या कुछ भी पूछा जाए आपसे। लेकिन जब भी गैस को किसी लिक्विड में मिलाया जाएगा तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, हेनरीज लॉ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट था। हेनरीज लॉ के आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। आई होप कि सबके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, नहीं होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यू जस्ट हैव टू लेट मी नो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किन किन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।